आप देख रहे हैं जय भीम सरदार यूट्यूब चैनल फ्रीलांस मीडिया एग्जीक्यूटिव। हम ये मत समझे कि हमारी ही मीटिंग आखिरी है या ऐसी अकेली है। हाँ ना, कोई केरला में कर रहा है, कोई महाराष्ट्र में कर रहा है, कोई जेके में कर रहा है, कोई यूपी में कर रहा है। ये कहने का मेरा तात्पर्य है कि हम बहुत सीमित एरिया, सीमित जगह पर, सीमित स्कोप पे काम करने वाले लोग हैं, क्योंकि हमारा किसी का ऑल इंडिया स्कोप नहीं है। ये दूसरी बात। तीसरी बात, ये मत आप समझे कि किसी एक बैठक में सारे के सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं। ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। चौथी बात, अगर कोई हमारा समाधान करने की कोशिश करे तो वो 100% फुल प्रूफ होगा, ऐसा दुनिया में कोई मॉडल नहीं है। दुनिया में, भारत छोड़िए, दुनिया में कोई मॉडल नहीं है। जब मैं ये दुनिया में कोई मॉडल नहीं है ऐसा कह रहा हूँ, तो हर आदमी समाज के सेटिस्फैक्शन लेवल एंडलेस है। सेटिस्फैक्शन लेवल एंडलेस है, और वो एंडलेस लेवल को सेटिस्फाई करने वाला अभी तक मैकेनिज्म कोई डेवलप नहीं हुआ। इसलिए वो भी हमने मर्यादा ध्यान में रखकर हम अपने समय में, अपने एरिया में, अपने रीच में क्या कर सकते हैं, इसको प्रैक्टिकल रूप से अप्रोच लगाने की ज़रूरत है। और इसलिए वो सीमाएं हम समझे पहले। नहीं तो मुझे लगता है कि अमेरिका की राजनीति भी बदलनी चाहिए। मैं जा नहीं सकता वहाँ, ट्रैवल नहीं कर सकता, मैं किसी को टेलीफोन नहीं कर सकता, और मैं यहाँ बैठ के सोचूंगा अमेरिका की राजनीति बदलनी चाहिए। तो ये इंटेलेक्चुअल रोमांस होता है, वो ठीक है, लेकिन व्यवहार में नहीं आता है। तो ये सीमाएं ध्यान में रखनी चाहिए। ये 3-4 जो लिमिटेशन है वो ध्यान में रखकर, जो पृथ्वीराज जी ने प्रेफरेंस के लेवल पे 4 मामले रखे, डिस्कशन के लिए कोई तो सब्जेक्ट रखना होता है जो इनिशिएट करे। उसका मकसद ये नहीं कि उसी के इर्द गिर्द रहे हम। एक मुद्दा रहता है कि कुछ ना कुछ टू बिगिन, हाउ टू बिगिन, ये हमेशा प्रॉब्लम रहती है। इसलिए उन्होंने 2-3 मुद्दे रखे कि आजकल हमारे देश में बहुत से सामाजिक आंदोलन चलाते हैं। क्या सामाजिक आंदोलन चलाना ही हमारा मकसद है? ये एक बेसिक सवाल था उसमें। दूसरा, उन्होंने कैटेगरिकली कहा कि अगर सामाजिक आंदोलन चलाना ही हमारा पूरा का पूरा मकसद नहीं है, तो क्या हमें राजनीतिक आंदोलन चलाने चाहिए? ये उन्होंने दूसरा कहा। उसके आगे तीसरा कहा कि अगर राजनीतिक आंदोलन की ज़रूरत है तो वर्तमान की हमारी पॉलिटिकल स्टेटस क्या है, सभी संगठन, पार्टी जो भी है, उनकी स्टेटस क्या है, और वो अगर हमें ठीक नहीं लगती तो व्हाट नेक्स्ट टू बी डन, आगे क्या करना चाहिए। ये 4 बिंदुओं के ऊपर हम लोगों ने अपने अपने अलग ख्यालात रखे हैं। अब जितना जिसका एक्सपीरियंस है वो उतना वो बातें रखेगा। जैसे मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, जैसे जितेंद्र सिंह को मैं काफ़ी सालों से जानता हूँ। बामसेप का जो गोल्डन पीरियड रहा, वो गोल्डन पीरियड में कांशीराम जी के साथ रहे। गोल्डन पीरियड है 87 तक। वो गोल्डन पीरियड के साक्षीदार है, विटनेस है, बिल्डर है, पार्टिसिपेटर है, जो भी आप कहें। लेकिन जब बीएसपी बनी तो बीएसपी की अलग अलग रोल है। आप भी शुरू में नॉर्थ में हूँ, मैं हूँ साउथ में हूँ, तो अलग अलग लोग हैं। जो बीएसपी का भी गोल्डन पीरियड 2014 तक का है। तो ये गोल्डन पीरियड के आप लोग भी कई सारे विटनेसेस है, साक्षीदार है, पार्टिसिपेंट है, तो इसलिए आपका एक एक्सपीरियंस अलग है। इन दौरान ये नई स्टूडेंट पीढ़ी आई है, वो तो उनका एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल नए हैं उनके लिए। फिर कुछ लोग ब्यूरोक्रेसी में रहे, जो कहीं पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट में नहीं आए, लेकिन वो देखते थे, विटनेसेस थे, लेकिन वो अब प्रैक्टिकल में आना चाहते हैं। तो ऐसे अलग अलग लोगों का नज़रिया एक अलग होता है। कोई जर्नलिस्ट की नज़र से देखेगा, कोई रिसर्चर के नज़र से देखेगा, कोई प्रैक्टिकल पॉलिटिशियंस के नज़र के देखेगा, कोई कंफर्ट जोन में रहने वाला बाबू की नज़र से देखेगा।
मतलब हर एक का रवैया अलग अलग होना ही है, इसलिए वो उसका मैचिंग होगा ऐसे भी मानना थोड़ा मुश्किल है। इसके बावजूद रास्ते निकालना जरूरी है। अब रास्ते निकालने के लिए बेसिक बात है, जैसे वीर सिंह जी ने कहा कि हमारा मकसद क्या है, उसका सीधा जवाब है फुले शाहू अम्बेडकर कांशीराम, इनके अलावा हमारा और क्या मकसद है। जो उनका मकसद था वही मकसद हमारा, उसके अलावा हमारा और क्या मकसद हो सकता है। मुझे नहीं लगता इसमें आपका कोई डिबेटेबल इश्यू बनेगा कि जो बहुजन महापुरुषों का, संत गुरुओं का, हमारा जो सामाजिक मुक्ति, आर्थिक परिवर्तन और राजनीतिक सत्ता भागीदारी का जो आंदोलन है, वही परिभाषा हमारी है, दूसरी कोई परिभाषा तो होने का सवाल ही नहीं आता। इसलिए बहुजन महापुरुषों के आदर्श, विचार, आंदोलन, संघर्ष के आधार पर हमें आगे चलना, ये सीधा सीधा हमारा मकसद है। उसमें और कोई दो राय या कोई दूसरी सोच बनाने के लाने की जरूरत नहीं। अब एक बात ध्यान में रखनी जरूरत है यहाँ, जैसे तूफान जी ने कहा, अब उनका एक अलग एक्सपीरियंस उन्होंने खास करके रखा आंदोलन के बारे में, जिसका जिक्र निर्वाण जी ने भी किया। वो दादा साहब गायकवाड़ जी का आंदोलन था, भूमिहीन सत्याग्रह का, जमीन के आंदोलन का, जिसका जिक्र उन्होंने करके हरियाणा के दलित लीडरशिप का चेहरा आपके सामने रखा। अब इसमें दो तीन बातें हम ध्यान करें। एक, एक्सेप्ट करें सीधे सीधे कि क्या हम अपने महापुरुषों के कारवा को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आंसर यस और नो, सीधा यस। इसमें तो कोई दो राय नहीं, इसमें तो कोई दो राय नहीं। अब जब महापुरुषों का कारवा, संघर्ष, जो हमारा मुक्ति आंदोलन है, नाम कुछ भी हो सकता है, कोई सामाजिक हो सकता है, कोई पॉलिटिकल हो सकता है, कोई कल्चरल लेवल का भी हो सकता है, सेल्फ रिस्पेक्ट कोई भी हो सकता है। पेरियार जी का अलग है, नारायण गुरु का अलग है, कबीर जी का उनके समय का अलग है, रैदास जी का उनके, वो अलग है। लेकिन ये शोषित समाज के मुक्ति का आंदोलन, यही तो हमारी मूवमेंट की ब्रॉड परिभाषा है ना। बिल्कुल। अब इसमें दो बातें हम ध्यान में रखें। हमारे सामने मॉडल कौन से है? मॉडल कौन से? एक है सबसे बढ़िया, जिसको हम परफेक्शन का मॉडल कहे, वो बाबा साहब का, और दूसरा नियर टू बाबा साहब कांशीराम साहब का मॉडल। अब ये दो मॉडल छोड़ के तीसरा मॉडल कौन सा है? मैं बहुत क्रिस्टल क्लियर हूं, हमारे मुक्ति के आंदोलन के दो ही मॉडल है, एक बाबा साहब का मॉडल और बाबा साहब के बाद का कांशीराम साहब वाला मॉडल। अब बाबा साहब ने तो 1585 की भाषा नहीं की है, लेकिन महात्मा फुले तो शूद्र अतिशूद्र की भाषा तो वही करते हैं ना, है ना। राम मनोहर लोहिया अपने फ्रेम में नहीं बैठते हैं, लेकिन पिछड़ा पावे 100 में 60, वो नजदीक वाली ही तो भाषा है। भले हमारे अपने भाषा में वो नहीं लाए हम, कारण कुछ भी हो सकते हैं, उसके भी एक अलग कारण है, लेकिन हमारे दो बिल्कुल एक्सेप्टेड, प्रूव्ड, टेस्टेड मॉडल है। वो एक है बाबा साहब का, दूसरा है कांशीराम साहब। इसके अलावा क्या हमारा कोई तीसरा मॉडल है? ये मेरा सीधा सवाल है और जवाब सीधा है ना। अब फिर ये मेरा व्यक्तिगत है, जवाब सीधा ना। अब मैं जब ना कह रहा हूं तो उसके कारण बताता हूं। क्या कम्युनिस्ट पार्टी हमारा मॉडल रही है? नहीं रही है। क्या उस समय की कांग्रेस पार्टी हमारा मॉडल रही है? लगभग ना। तब बीजेपी का बोलबाला नहीं था, अब बीजेपी का बोलबाला है, इसलिए वो अलग भाषा है। बाबा साहब की यहाँ एक बात हमें जरूर स्वीकारनी चाहिए, और वो ये है कि उन्होंने हमें कभी भी दूसरों का पिछलगू बनने को मना किया, चाहे सामाजिक रूप से, चाहे आर्थिक रूप से, चाहे किसी भी रूप से या राजनीतिक रूप से। यहाँ बाबा साहब की मॉडल हम रिजेक्ट नहीं कर सकते। बाबा साहब कैटेगोरिकल से, मतलब सीधे सीधे स्पष्ट रूप से, कि हमें किसी का पिछलगू नहीं बनना है। इसी लाइन को तो कांशीराम साहब पकड़े ना। बाबा साहब ने भी वो सबको रिजेक्ट कर दिया। अभी जैसे आप लोगों को लग रहा है कि बीजेपी का कड़ा चैलेंज है हमारे पास, ये वो चैलेंज तो है, नहीं है ऐसा नहीं है,
लेकिन आज बाबा साहब के बदौलत लाखों लोगों की फौज है। उस वक्त तो बिल्कुल फौज नहीं थी। उसके मुकाबले में वो चैलेंजेस तो बहुत बड़े थे, काफी बड़े थे। इसके बावजूद हम जर्नी करके यहाँ तक पहुंचे हैं। मैं 1916 की अगर आपको बाबा साहब की साक्ष्य साउथ कोरिया कमीशन के सामने जो उन्होंने दी, 1916 में ही वॉज इन्वाइटेड टू जस्ट गिव अ टेस्टिमोनी एज द फर्स्ट अनटचेबल ग्रेजुएट ऑफ बॉम्बे यूनिवर्सिटी। लेकिन 1916 में बाबा साहब की उम्र क्या है? 25-26 साल की है। और जब वो साउथ कोरिया ने बुलाया तो बोले, भीमराव अंबेडकर क्या चाहिए तुम्हारे लोगों को? क्योंकि बाकी लोग वही खाना पीना दे दो, रास्ते में चलने का आज़ादी दे दो, ये दे दो। तब बाबा साहब की डिमांड थी कि मुझे अपने लोगों को वोट का अधिकार चाहिए और डबल वोट और सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए। 1916। तो एक मेंबर ने मजाक में कहा, ये इससे समाज को क्या लाभ होगा? जो पानी है, नौकरी है, आरक्षण है, ऐसी कोई बातें करो ना जो नॉर्मल नेता करता है। तो बाबा साहब ने तो मना किया ना, बोले ये तो काम चलता रहेगा, वैसे हम सदियों से चलते आ रहे, कोई फर्क नहीं है, लेकिन जो नहीं है वो दे दो। तात्पर्य मेरा कि बाबा साहब का मॉडल के अलावा हमारा कोई दूसरा मॉडल नहीं। और बाबा साहब का मॉडल का मतलब सीधा है, हम किसी के भी पिछलगू नहीं बन सकते। इंडिपेंडेंट मॉडल है। बाबा साहब की भाषा का इस्तेमाल करके कहो तो खुद की झोपड़ी जलाकर किसी के राजमहल में जाने की इच्छा अभिलाषा नहीं रखनी चाहिए। जो रखता है वो अलग है। मतलब वही बाबा साहब की बात को कांशीराम साहब ने पकड़ा, नहीं तो कांशीराम साहब भी कहीं भी सेट हो सकते थे, वो भी तो सेट हो सकते थे ना। लेकिन कांशीराम साहब की फेज शुरू कहाँ होती है? आप सभी पुराने साथी हैं। बामसेप के पूरी तैयारी के बाद उन्होंने भी रिपब्लिकन पार्टी के नेताओं को गुजारिश की थी, मिले थे, हाथ जोड़े थे। आपको कुछ लोगों को मालूम होगा, महाराष्ट्र में एक दादा साहब रुपौती नाम का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हार गया था, तो कांशीराम साहब के बामसेप के साथियों ने उसके जाकर मिले और कहे, तुम हार गए तो क्या हुआ, तुम समाज के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहो, और एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में जितना मिलता है सब कुछ सुविधा वो मैं आपको बामसेप के माध्यम से आपको दूंगा। शर्त एक है, अंबेडकर की राजनीति करो, कांग्रेस की राजनीति नहीं माने ना कुछ लोग। तो कांशीराम जी ने भी रिपब्लिकन वालों को बहुत समझाने की कोशिश की। जब वो समझ गए कि इससे कुछ निकलेगा नहीं, तो उन्होंने फिर दूसरा कदम उठाकर बीएसपी बनाया। अब बीएसपी बनाने के पीछे भी उन्होंने कहा, नाम गधा घोड़ा रखो, काम बाबा का होना चाहिए। ये दिल्ली कार्यालय की बात है। जय भीम। जबकि नाम रखने की बात के लिए 3 दिन मीटिंग चली कि नाम क्या होना चाहिए। बोले यार नाम कुछ भी रखो, गधा घोड़ा रखो, काम बाबा का होना चाहिए। तो उन्होंने किसी फॉर्मेट में नहीं बन रहे। जो आदमी समाज को बदलने की इच्छा रखता है उसको हमेशा डायनामिक होना पड़ता है, बदलने वाला होना पड़ता है, फ्लेक्सिबल रहना पड़ता है। अगर वो स्टैटिक हो गया तो मार्क्सवाद वालों का क्या हाल है, सीपीआई सीपीएम वालों का क्या हाल है, या इवन नक्सलबारी आंदोलन का क्या हाल है, उनको समेटना पड़ता है, खत्म होना पड़ता है, आउटडेटेड बन जाते हैं। तो डायनामिज्म ये अम्बेडकरिज्म का हिस्सा है। कांशीराम जी समझ पाए तो उन्होंने नए सिरे कैसे गठन किया। अब कांशीराम एक्सपेरिमेंट बिचारी मायावती के गलत कारणों में से कोलैप्स हो गया। अभी उसके बारे में हमें चर्चा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि बीएसपी हैज बिकम अ मेडिसिन विद एक्सपायरी डेट। जिसकी एक्सपायरी डेट खत्म हो गई है उसको अब ये यहाँ नहीं, कुछ लोग है। मैं आज भी कहता हूँ कि मैं बीएसपी का तो महामंत्री रहा मायावती के साथ 2003 से 2014 तक रहा, लगभग 10-11 राज्यों का प्रभारी रहा हूँ। वो अलग बात है। 14 तक ठीक था, 12 में चुनाव हार गए, 14 में बाद सब कुछ फिसल गया। अब कारण कुछ भी उसकी मैं मीमांसा नहीं करना चाहता, लेकिन कांशीराम जी के समय पे चलने का कारण ये था तो दिमाग कांशीराम जी का था, दिमाग कांशीराम जी का होता था। मायावती कोई प्लानर नहीं है, कोई स्ट्रेटेजिस्ट नहीं है, कोई थिंकर नहीं है, शी इज द बेस्ट एग्जीक्यूटर। इसलिए वो कांशीराम जी का दिमाग था, एग्जीक्यूट ये होता था
कांशीराम जी जाने के बाद वो अकेले हो गए, मामला रफा दफा हो गया। सवाल ये है, अब हम दिल्ली में बैठे हैं, दिल्ली के आजू बाजू में हरियाणा है, पंजाब है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है। यहाँ बैठे तो हम यही की राजनीति की बात करेंगे, तमिलनाडु की राजनीति का कोई मकसद नहीं होगा, या केरला की यूडीएफ एलडीएफ की पॉलिटिक्स का कोई मकसद नहीं होगा। तो यहाँ जब बैठे हैं तो सीधे सीधे हमारे सामने एक बड़े पॉलिटिकल लेवल पे कौन दिखता है अपने में, अम्बेडकराइट फ्रेमवर्क में। तो जो भी टूटी फूटी बीएसपी है, जिसका एक हमने ऑप्शन लगभग कट कर दिया। फिर हमारा दूसरा बंदा है रावण है, क्या वो चल सकता है, ये सवाल है। तीसरा कोई है कि वामन बीमन इधर आके गए हैं, तो आप लोग जानते हैं वामन मिश्रा, तो वो है। अब ये तीनों को मान लो, या वामन तो बिल्कुल कटा हुआ है, बीएसपी लगभग हटा हुआ है, बचा है रावण। अब रावण कितना पॉलिटिकल एडवांसमेंट कर सकता है, ये भी हमने एक्सपेरिमेंट करना चाहिए या सोचना चाहिए। और अगर हमारी सोच यहाँ पहुँचती है कि यहाँ ये तीनों भी सक्षम नहीं है, तो व्हाट नेक्स्ट, ये सवाल है सीधा। अब व्हाट नेक्स्ट में जब मैं कह रहा हूँ, तो आपने जैसे सुझाव दिया, खड़गे जी हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष बैठे, मेरे अच्छे खुद के जाने पहचाने हैं, वो भी बुद्धिस्ट आदमी है, हम लोग भी बुद्धिस्ट है जी, बुद्ध विहार बनाते हो सब, ठीक है, वो अलग बात है। बुद्धिस्ट है वो, बुद्धिस्ट है, बेहतरीन बुद्ध विहार बनवाया है, वो पूरा इलाका बुद्धिस्ट है कर्नाटका। वो जयगढ़ के बाद कौन भी आया मिलने के लिए, हाँ वो सभी है, वो अच्छी दोस्ती होना एक अलग बात है। लेकिन जब हम बाबा साहब का मॉडल मानते हैं, तो क्या कांग्रेस को एक्सेप्ट हम करके कांग्रेस में अपने आप को दफन कर देंगे? नहीं, ये एक बड़ा सवाल है, एक सवाल है। दूसरी बात, नेहरू की कांग्रेस और वर्तमान कांग्रेस, इसमें फर्क क्या है, ये समझना पड़ेगा। अब ये समझना है तो गहराई से जाना पड़ेगा। एक उदाहरण के तौर पे इन्होंने बताया, दूसरा मैं प्रैक्टिकल उदाहरण लेटेस्ट मॉडल का बता रहा हूँ। महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना को सत्ता से दूर रखने के लिए हम लोगों ने महाविकास आघाड़ी बनाई, उसमें मैं कोएलिशन पार्टनर, मेरी पार्टी कोएलिशन पार्टनर है। मैं ठाकरे के खिलाफ चुनाव लड़ा हुआ कोएलिशन कैंडिडेट, डिपॉजिट भी बचा है, सने की डिपॉजिट भी गया, 22,500 असेंबली में वोट पड़े बॉम्बे में, वर्ली में। तो हमने बीजेपी को दूर रखने के लिए कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और हमारे जैसे छोटे मोटे 11 दल, हम लोगों ने महाविकास आघाड़ी का गठन किया। और ये छोटे मोटे जो हमारे जैसे दल है ना, उनके 11 एमएलए है महाराष्ट्र में, तो ये बात ध्यान में रखिए, तो उनको नजरअंदाज मत करिए कि 11 एमएलए, उसमें सीपीआई है, सीपीएम है, जेडी है, सभी है। अब आपको बात बताता हूँ, महाराष्ट्र में SC/ST का रिजर्वेशन प्रमोशन का ये महाविकास आघाड़ी सरकार ने खत्म किया, बीजेपी ने नहीं किया। मतलब बीजेपी कालखंड में भर्ती नहीं होती थी, लेकिन खत्म करने का GR अगर किसी ने निकाला तो महाविकास आघाड़ी, आपने निकाला, उसी सरकार, सरकारी नौकरियों का प्राइवेटाइजेशन, आउटसोर्सिंग, कॉन्ट्रैक्चुअल आउटसोर्सिंग है ना, उसका फतवा महाविकास आघाड़ी कांग्रेस के सरकार ने निकाला। ये दूसरी बात नहीं। तीसरी बात, जो किसान कानून के लिए आंदोलन हुए ना दिल्ली में, मोदी का पूरी देश में विरोध हुआ, वही कानून महाराष्ट्र के विधानसभा में महाविकास आघाड़ी ने लाया। तात्पर्य ये है कि अगर ये साइड की सरकार आती है तो एजेंडा वही, बीजेपी की सरकार है तो एजेंडा वही, तो हमारे लिए फर्क क्या है? कुछ नहीं। ये एक सवाल। दूसरा हमारे सामने मुश्किल है। तीसरी बात ये है कि जब बाबा साहब ने कहा है कि अपना घर मत छोड़ो, तो हम अपना घर क्यों छोड़े? इसलिए रास्ता ये बनता है कि हम अपना घर खुद बनाए। एक तो जो वर्तमान घर है उसको ठीक ठाक करें, अगर वो ठीक ठाक नहीं होता है तो गिरा कर नए बनाए। अब नए बनाए तो बहुत से लोगों को डर लगता है, नए बनाए बोलेगे तो डर लगता है। क्यों डर लगता है? क्योंकि अरे यार इतना समय कहाँ है, चुनाव तो अगले साल में आ गया। ये बातें तो 2014 में भी हो रही थी दिल्ली में। बिल्कुल, दिल्ली में मैं भी कई मीटिंग अटेंड कर रहा हूँ,
तो 14 में भी यही हुई, अरे यार अगले चुनाव आ गए, अगले चुनाव आया, 1 महीना रहे। लंबी लड़ाई 1 महीना 1 साल से पूरी नहीं होगी। अब आप कहेंगे लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव, वो स्ट्रेटेजी के लिए, रणनीति के लिए ठीक है, लेकिन 1 साल के अंदर भी बहुत सा कुछ हो सकता है। जैसे मैंने आपको कहा, हम महाराष्ट्र में भी 15 पार्टियों का अलग गठजोड़ बना के काम कर रहे हैं, और वहीं पे मैं कह रहा हूँ जिसके 11-12 एमएलए हैं, 1-2 एमपी पिछले बार में हार चुके हैं, तो हम अपना ऑप्शन तो देंगे। हम अपना ऑप्शन जब पैदा करेंगे तो आपकी बात पर आता हूं मैं, अगर हम अपना ऑप्शन पैदा करेंगे तो कांग्रेस वाले भी कहेंगे ना कि आप आ जाओ हमारे साथ बैठो। बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस वालों ने भी हमें निमंत्रण देना चाहिए ना, नहीं तो मान ना मान मैं तेरा मेहमान। तो नई पंजाब की सीरी प्रथा, ये जो नई पॉलिटिकल सीरी प्रथा है वो अंबेडकर आंदोलन का हिस्सा नहीं है। बार्गेन पॉलिटिक्स होनी चाहिए, कोएलिशन पॉलिटिक्स होनी चाहिए, यह सच्चाई है। लेकिन मेरी अगर 10 जगह पे ताकत है तो कांग्रेस वाला भी बुलाएगा तो मुझे सम्मान के साथ बुलाएगा, नहीं तो चपरासी जैसा बुलाएगा। तो मैंने सम्मानजनक बुलाने लायक अपनी ताकत पैदा क्यों नहीं करनी चाहिए? अब क्यों नहीं करनी चाहिए, इसका जवाब यह है कि मान लो पूरे दिल्ली में नहीं होगी, पूरे हरियाणा में नहीं होगी, लेकिन 4 जिले में तो होगी। शरद पवार 5 जिलों के ऊपर राजनीति महाराष्ट्र की और देश की करता है। 6ठे जिले में उसके एंट्री नहीं है, उसके लिए उसके पार्टी को हम महाराष्ट्र में 3.5 जिलों की डिस्ट्रिक्ट की पार्टी कहते हैं। उसका कभी डबल डिजिट एमपी नहीं बना है आज तक। शरद पवार का डबल डिजिट एमपी नहीं बना है, अभी भी वो 9 के नीचे है, अभी भी उसका 4 है। हाईएस्ट उसका नंबर 6 था, 6 के 4 है, 6 के ऊपर नहीं गया है। तो ये जरूरी नहीं कि हम 542 पे ही ध्यान दे दें। 542 के बजाय स्टेट वाइज अगर सोचते हैं तो तमिलनाडु को आपको सोचने की जरूरत नहीं, स्टालिन इज इनफ है। और वहां वो बेचारा तिरुमावलन है, हमारा तिरुमावलन वो स्टालिन का कोएलिशन पार्टनर है। वहां कांग्रेस तिरुमावलन और स्टालिन के साथ में चलती है। केरला में भी वही हाल है। तो राज्यों की स्थिति जब देखेंगे तो अलग अलग इक्वेशन बनता है। नेशनल लेवल पे भी कोई इक्वेशन नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है? जैसे आपने कहा, जैसे कि जो बीजेपी को हराए उसके पीछे हम खड़े रहे, तो बंगाल में तो हमें ममता को समर्थन देना चाहिए, उड़ीसा में तो बीजू पटनायक को देना चाहिए, हाँ नवीन पटनायक को देना चाहिए, या केरला में हमें एलडीएफ को देना चाहिए। तो ये फिर बिखरी हुई राजनीति होती है। वहां हम स्ट्रैटेजिकल रणनीति अपनाएं वो एक अलग बात है, और प्रिंसिपल हम एग्री करें वो एक अलग बात है। रणनीति के तौर पर अगर मुझे कोई सम्मान के साथ बुलाता है तो मैंने जाना चाहिए, क्योंकि मेरी उतनी औकात नहीं कि मैं दूसरे को रोक सकूं, तो जाना चाहिए। लेकिन मुझे वो सम्मान के साथ कब बुलाएगा? जब मेरी खुद की कुछ जमीन होगी तब ना। अगर मेरी अपनी खुद की कुछ 2 गज भी जमीन नहीं है तो वो मुझे क्यों बुलाएगा? तो अपनी जमीन बनाने की जरूरत है। अपनी जमीन जब कांशीराम साहब ने बनानी तो उनको तो बड़े बड़े सूरमा लोग बुलाने लगे ना। कोई अडवाणी बुलाने लगा, कोई वाजपेयी बुलाने लगा, सब लोग बुलाने लगे। ये तो सबक है हमारे सामने। बाबा साहब के पास राजनीतिक जमीन नहीं थी, लेकिन उनके पास उनका व्यक्तित्व का करिश्मा इतना बड़ा था कि नेहरू जैसे आदमी को कांग्रेस वालों को बुलाना पड़ा। लेकिन कांग्रेस वाले भी उतने ही बदमाश है, जितना इस्तेमाल बाबा साहब का करना था कर लिया, आपको निकाल दिया। वो भी बात ध्यान में रखनी चाहिए, ये इतिहास को भी नहीं भूलना चाहिए। आपने कहा ना, कांग्रेस वाले ने भी बाबा साहब का जितना इस्तेमाल करना था कर लिया, और इस्तेमाल होने के बाद जैसे फेंकने का होता है तो फेंक दिया, उनका पॉलिटिकल करियर खत्म कर दिया। तो ये भी इतिहास की बातों से हमने सबक सीखना चाहिए। और यहाँ बाबा साहब की बात आते, भाई अपनी झोपड़ी है, अपनी उसमें ताकत पैदा करोगे तो आपको इन्विटेशन आएगी। इन्विटेशन आएगी तो फिर बार्गेन हो, फिर विकास की राजनीति होगी। भाई फॉर एग्जाम्पल हरियाणा में मान लो हमारा एक ज़्यादा नहीं 1 लाख लोगों की भीड़ अगर इकट्ठी करने की औकात किसी में है और वो दिखा दी
तो तुमको इनविटेशन दूसरे दिन आएगा ना। तुम्हें खुद को उनके बंगले के सामने जाकर बैठने की जरूरत नहीं है। तो रास्ता वो है कि हम अपनी जमीन पैदा करें। अब आप कहोगे एक साल में कितनी होगी, फिर मैंने कहा उसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। मान लो दिल्ली के 7 लोकसभा की सीटें, नहीं 7 लोकसभा के सीटों पे होगी, एक के ऊपर तो होगी, एक के ऊपर तो कर सकती है। डिसाइडर तो एक ही पॉइंट होता है हर गेम में, चाहे क्रिकेट हो टेनिस हो, डिसाइडर तो एक ही पॉइंट होता है। वो एक पॉइंट की भी हम तैयारी करें तो लोग आपका लोहा मान ले, भरोसा होना चाहिए कि हम ये कर लेंगे। अब महाराष्ट्र में देखो, हम प्रैक्टिकल बोल रहा हूँ, यूपी के बाद सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें 80 उत्तर प्रदेश के, महाराष्ट्र की 48 है। अब महाराष्ट्र में जो जिस तरह से हम लोग कोएलिशन बनाते हैं तो बीजेपी को फिक्र लगी है कि 48 हम कैसे जीते। बंगाल में फिर 42 आती है, 42 में ममता उसको कुछ हाथ में नहीं आने देगी। 40 आती है तमिलनाडु की, बस स्टालिन कुछ खड़ा नहीं होने देता। तो आप हिसाब करा दो, यूपी की 80 अगर छोड़ दे, क्योंकि उनका मान लो बुलडोजर फॉर्मूला है वहाँ, तो बुलडोजर को छोड़ दे, लेकिन महाराष्ट्र की 48 बड़ी है, 42 बंगाल की है, 40 तमिलनाडु की है, ये तो बड़े हैं। अब कर्नाटक 4th हो गया, 28 वाला। तो बीजेपी जितनी मजबूत दिख रही है उतनी नहीं दिखेगी, नहीं दिखेगी। अब बीजेपी जिंदा रहे ना रहे एक अलग मामला है। सवाल यह है कि हम अपने वजूद के साथ जिंदे रहते हैं या नहीं। तो हमने कौन से सवाल के ऊपर फोकस करना चाहिए, बीजेपी जिंदा रहती है या नहीं, इस सवाल के ऊपर, कि हमारा अपना राजनीतिक वजूद जिंदा रहता है या नहीं। अब ये दोनों में कौन सी प्रायोरिटी। कुछ लोगों को लगेगा कि बीजेपी के खत्म होने का हमने इंतजाम करना चाहिए, इंतजार करना चाहिए। कुछ लोग कहेंगे नहीं, हमने अपने वजूद के ऊपर ध्यान देना चाहिए। पूरी दुनिया किसी के साथ इकट्ठी नहीं होती, ना भगवान बुद्ध के साथ थी, ना बाबा साहब के साथ थी, तो हमारे साथ भी हो गया, इसी कोई उम्मीद करना बेवकूफ़ी है। ये तो पॉसिबिलिटी है। इसीलिए सोच के लिए मैं कह रहा हूँ कि नॉर्थ इंडिया में बीएसपी के जाने के बाद एक बड़ा वैक्यूम है। वो वैक्यूम क्यों न भरने की कोशिश करे। अब देखो, जो दिल और दिमाग से हारा है वो कोशिश से भी डरेगा, और जो नहीं हारा है वो कोशिश नहीं छोड़ेगा। जो हारा है वो डरेगा, जो नहीं हारा है वो छोड़ेगा नहीं। अब तूफान जैसे लोग कितने भी पानी आने दो, वो खड़े होने की कोशिश करेंगे। हमारे जैसे लोग जो इस भट्टी से निकल कर आए, वो कुछ भी हो खड़े रहने की कोशिश करेंगे। और ये खड़े रहते वक्त हम ईमानदारी के साथ एक अपने आप में एक बॉर्डर लगाते हैं, हम कभी भी अपना घर छोड़कर किसी के दूसरे के घर पे नहीं जाएंगे। क्यों, हमें कोई आसानी से एमपी एमएलए नहीं बना सकता। कितने लोगों में, बहुत, क्या इनको कोई हरियाणा में कोई एडजस्ट नहीं कर पाएगा। मैं सीधा कह रहा हूँ, महाराष्ट्र के सारे दलित नेताओं जितना मैं पढ़ा लिखा हूँ उतना कोई नहीं है, हमें भी कोई भी एडजस्ट कर सकता है। लेकिन जब बाबा साहब अम्बेडकर का दुहाई देते हो, उनके आंदोलन की बात करते हो, तो क्या मैं कांग्रेस में जाकर बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन की बात कर पाऊंगा? क्या मैं आप में गौतम जी से, यही इसीलिए दिल्ली में हमारी आखिरी मीटिंग गौतम जी के घर पे हुई, कई सारे लोगों को बुलाया। बुलाने के बाद यही बात हुई भाई कि भाई आप अगर आप में ही रहकर आगे चलोगे तो आपने जो धाड़स दिखाया 14 ये जो प्रतिज्ञा है 22 प्रतिज्ञा, उसके लिए तो हम बधाई करते हैं। मैंने उनका फेलिसिटेशन किया बॉम्बे में बुलाकर। फेलिसिटेशन करना एक अलग बात है, धैर्य दिखाया। लेकिन तुम पॉलिटिकली आप में रहोगे और बाबा साहब की बात करोगे तो 14 प्रतिज्ञा का अपमान करने वाले मुख्यमंत्री और उसके सरकार के खिलाफ तुम्हारा रवैया क्या बोलोगे आप? उसका कोई उनके पास, बेचारे के पास जवाब नहीं। अब जवाब भी मैं आपको बोलता हूँ, वो जवाब कब देंगे? उनको भी लगता कि अगर दिल्ली में ये नैया मैं छोड़ दूं तो मेरे लिए दूसरी नैया तैयार है। अपना आदमी भी कब डिसीजन लेगा? उसको लगेगा कि ये नैया डूब रही है, मैं छोड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे दूसरा कहीं कदम रखने के लिए जगह तो चाहिए। वही मांग रहे हैं।
अगर जगह होती तो वो छलांग लगाता, अब जगह नहीं है, इसलिए हम अपने माध्यम से अपने लिए भी रास्ता बनाए और कुछ लोगों के लिए जगह भी बनाए। यही एक उसका अल्टीमेट सॉल्यूशन है। अब आपको मैं कंक्लूजन के लेवल पे कहूंगा, ये सॉल्यूशन बाबा साहब के बाद कांशीराम साहब ने ही अपनाया। अगर हमें लगता है कि कांशीराम वाज राइट, तो हमने भी वही अपनाना चाहिए। इसके लिए किसी फॉर्मेट में बंदिस्त होने की जरूरत नहीं, किसी नाम में भी बंदिस्त होने की जरूरत नहीं। नाम क्या है? नाम तो बहाना है, सिंबॉलिज्म है। फॉर्मेट की जरूरत है, गवर्नमेंट में नाम देना पड़ता है रजिस्ट्रेशन के लिए, तो दे देंगे, लेकिन आंदोलन का तो कोई नाम नहीं ना। ये तो बहुजन आंदोलन है। ये बहुजन आंदोलन को चलाने के लिए किसी पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है। वो प्लेटफॉर्म अगर हमारे पास दिल्ली, हरियाणा, उत्तर भारत में है तो किसी को एक्सेप्ट करें। अच्छा, किसी को एक्सेप्ट करने का मतलब भी क्लियर है कि आप तो एक्सेप्ट कर रहे हैं लेकिन वो आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो क्या मतलब? आप उसके साथ शादी करने के लिए तैयार हो लेकिन वो आपके साथ शादी करने के लिए तैयार नहीं हो, तो क्या करोगे? मान लो तूफान जी कल रावण के पार्टी में, फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ, जाना चाहते, चलो भाई मेरा एक्सपीरियंस रावण मैं पूरा तुमको देना चाहता हूँ। रावण कहेगा बुढ़े हो गए आप, घर पे जाके बैठो, मुझे नहीं लेना है। तो रावण क्या कहा, ये तूफान जी क्या करेंगे? तो इन बातों को भी समझो। इसलिए किसको मैं उदाहरण के तौर पे कहता हूं, प्रैक्टिकल प्रकाश अंबेडकर हमारे महाराष्ट्र में बाबा साहब के ग्रैंडसन है। अंबेडकर नाम होने के कारण उनका एक अपनी कैपिटल वैल्यू है ना। अब देखो महाराष्ट्र में सारे अंबेडकराइट संगठन प्रकाश अंबेडकर के साथ काम करने को तैयार है, लेकिन प्रकाश अंबेडकर किसी को भी नजदीक आने नहीं देता। क्यों नहीं आने देता? क्योंकि पॉलिटिकल मार्केटिंग का मामला है, वो एक अलग बात है जिसको जो डार्कर साइड है उसकी मैं चर्चा नहीं करना चाहता। तो प्रकाश अंबेडकर अगर ईमानदारी के साथ रोया भी ना, ईमानदारी के साथ, तो आज भी उसके पीछे सारे लोग खड़े होंगे, लेकिन वो ईमानदारी रोने में भी नहीं है। और यही मैं मायावती के बारे में भी कह रहा हूँ, आज भी मायावती अगर ईमानदारी के साथ रोई भी ना तो उत्तर प्रदेश के लोग उसके पीछे खड़े हो जाएंगे, लेकिन रोने में भी ईमानदारी की जरूरत होती है। अब मायावती या प्रकाश अंबेडकर 2 महीने जो मॉडल दिए, उससे कंक्लूजन क्या है? ना मायावती को अपनी मूवमेंट बढ़ाना है, अब कारण कुछ भी हो, भाई भतीजावाद हो, प्रॉपर्टी का मामला हो, सीबीआई इनकम टैक्स का मामला हो, सारे मामले जो भी है उनको नहीं बढ़ाना है, घर से नहीं बाहर निकालना। प्रकाश अंबेडकर ईमानदारी के साथ पूरे देश में घूमता ना तो नाम अंबेडकर है, बहुत फायदा होता, नहीं कर पाया। उसके बजाय प्रकाश अंबेडकर क्या करता है, चुनाव के समय में यूपी में आता है, अखिलेश की 2 सभाएं करता है, चला जाता है। बिहार में आता है, वो हेलीकॉप्टर भेजता है, वो इंडिपेंडेंट वाला यादव, उसकी 2 सभाएं करता है, चला जाता है। उसके पीछे वाली एक अलग राजनीति है, ये मार्केटेबल पॉलिटिक्स है। अब इस हालत में हम दिल्ली में बैठकर उत्तर भारत की यहाँ की बात करें, इसमें यूपी भी बड़ा है, उत्तर भारत मतलब उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है, तो लेकिन मान लो ये 25 करोड़ लोग हैं। हाँ, वो बड़ा है। कम से कम दिल्ली और आजू बाजू के इलाके में भी क्या हमारे साथ एक्सेप्ट करने के लिए कोई मॉडल है? और अगर नहीं है तो हमें नया मॉडल बनाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। ये सीधा सीधा उसका कंक्लूजन। अब इसमें अपने आप में मैंने डिस्कशन में अपने आप में बीजेपी माइनस हो गई, कांग्रेस माइनस हो गई, कम्युनिस्ट माइनस हो गई, क्योंकि हम अपने बहुजन महापुरुषों का आंदोलन नहीं छोड़ सकते। क्या जिसने छोड़ना तय किया है, अब आपको सीधा मैं कह रहा हूँ, खड़गे जी मेरे अच्छे दोस्त हैं, बात अलग है, लेकिन खड़गे जी क्या अंबेडकर आंदोलन कांग्रेस पार्टी में चला पाएंगे? जैसे हमारे वो सत्येंद्र ने कहा, वो सत्येंद्र तो एससी बंदा नहीं, वो तो ओबीसी बंदा है। गुजरात में अपनी मेरी पार्टी है, वहां अगर राहुल गांधी जी कहेंगे कि मैं भी तो जनवाधारी ब्राह्मण हूं, और हरियाणा में वो सुरजेवाला कहे कि कांग्रेस का डीएनए मतलब ब्राह्मण है, ये सुरजेवाला का स्टेटमेंट है हरियाणा का, कांग्रेस का डीएनए अगर कोई है तो ब्राह्मण है।
अब सुरजेवाला को मैं कोई बड़ा आदमी नहीं मानता, कुछ नहीं। लेकिन सवाल है कि उनके दिमाग में क्या है, उससे वो झलक है, वो रिफ्लेक्शन। अच्छा, उनके ऊपर टीका टिप्पणी भी मैं करना नहीं चाहता, मैं वही कह रहा हूँ, प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है। कांग्रेस के साथ मुझे भी बैठना है, बैठना है। क्यों? बीजेपी को विरोध करने के लिए। ये राजनीति की बात है। बीजेपी को रोकने के लिए मुझे कांग्रेस के साथ बैठना है। कौन से स्टेट में बैठना है? जहां कांग्रेस मजबूत है। तमिलनाडु में कांग्रेस के साथ क्यों बैठेंगे हम? वहां तो डीएमके के साथ बैठना पड़ेगा ना। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ, कांग्रेस के साथ कहाँ बैठोगे? छत्तीसगढ़ में बैठो, राजस्थान में बैठो, मध्य प्रदेश में बैठो या कर्नाटक में बैठो, वहां बैठेंगे। उत्तर प्रदेश में अखिलेश के साथ, चाहे वो गलत सलत कितना भी कमजोर हो, लेकिन उसके अलावा उत्तर प्रदेश में तो कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, अखिलेश भी कोई पूरा परफेक्शन का मॉडल नहीं है, लेकिन जितना बड़ा वो पॉलिटिकल फोर्स रिप्रेजेंट करता है उत्तर प्रदेश में, वो कांग्रेस से और बीएसपी से बड़ा है। तो मेरा ऑप्शन क्या होगा? नेचुरली अखिलेश होगा। बंगाल में जाऊंगा तो मुझे ममता के पास जाना होगा, लेकिन मैं उनके यहाँ जाऊं यही जरूरी नहीं, वो भी मेरे घर पे सामने आए। ये मजबूरी करवाना ये मेरा काम है। कांशीराम जी ने मजबूरी करवाई कई लोगों को। राजीव गांधी को 84 में जब पार्टी बनी, आप पुराने लोग हैं कुछ, हाँ, पार्टी बनी 6 महीने के बाद लोकसभा का चुनाव हुआ, 371 कैंडिडेट खड़े किए थे, और उत्तर प्रदेश के असेंबली में लगभग कई जगह पे जब सीटें गायब हुई, अपना तो खाता नहीं खुला, लेकिन राजीव गांधी ने तुरंत कांशीराम जी को बुलाया। तो हमें कोई सम्मान के साथ बुलाए, इतनी तो औकात पैदा करना चाहिए, इतना तो अस्तित्व पैदा करना चाहिए। और मुझे लगता है यही सही रास्ता है। इसी को लेकर हमने सोचने की जरूरत है, या फिर अभी जो है उसमें से कोई एक्सेप्ट करे। अब एक्सेप्ट करने में कोई फिर टेस्टिंग होती है, जैसे मैंने उदाहरण के तौर पे रावण का भी दिया, प्रैक्टिकली दिया। ऐसा नहीं कि रावण को भी मैं जेल में मिल के आया हूँ जब वो जेल में था। ये थे, किशन है मेरे साथ में, मैं गया था। हाँ, आप भी थे साथ में। तो रावण को भी मैं जेल में, जब वो सहारनपुर जेल में था तब भी मिल के आया। ऐसा नहीं कि हम उनको जानते नहीं, लेकिन सवाल ये है कि हमें क्या मिशनरी पॉलिटिक्स करनी है या प्रोफेशनल पॉलिटिक्स करनी है, ये भी फैसला करना है। और प्रोफेशनल पॉलिटिक्स ये मायावती की स्टाइल है, और मिशनरी पॉलिटिक्स ये कांशीराम की स्टाइल है। जब हम कांशीराम को मॉडल मानते हैं तो हमें मिशनरी ही पॉलिटिक्स करनी चाहिए, प्रोफेशनल पॉलिटिक्स नहीं। और प्रोफेशनल पॉलिटिक्स का मतलब सीधा है, ये धनवानों की राजनीति है, ये धनवानों की राजनीति है। और धनवानों की राजनीति क्या, जिस समाज का जिक्र कर रहे थे हम लोग, गरीब है, ये है, अन्य अत्याचार है, शोषण है, दमन है, क्या वो उस समाज के लिए धनवानों की राजनीति ठीक करेगी? इसके लिए कांशीराम साहब की जो ऑप्शन है, धनवानों की राजनीति का मुकाबला हम अपने वोट की राजनीति से करेंगे। तो ये अल्टरनेट पॉलिटिक्स की तलाश में कांशीराम जी ने रास्ते बनाए। उन्होंने कोई कन्वेंशनल रास्ता नहीं पकड़ा। उनकी अगर चमचाई किताब पढ़े आप, तो उन्होंने लिखा है कि अगर सिस्टम के साथ लोहा लेना है और बड़े राजनीतिक दलों का विरोध करना है, तो हमें अपने ऐसे टेक्निक ढूंढने पड़ेंगे जो हम आसानी से प्रैक्टिस में ला सकते हैं, लेकिन वो अनकन्वेंशनल भी होने चाहिए। इसलिए साइकिल का मॉडल आया उस वक्त। अपनी औकात में क्या है, साइकिल है, तब 4 व्हीलर नहीं थी अपनी औकात में, उन्होंने साइकिल को लाया ना, मॉडल ढूंढा। उन्होंने फिर सीधे सीधे राजनीतिक हमले नहीं किए, अनकन्वेंशनल। देखो कांशीराम जी की कोई भी भाषण उठाकर देख लो, ना कोई देव देवता के ऊपर सीधा हमला करता है, ना सीधा हमला कहीं ब्राह्मणवाद के ऊपर करता है। लेकिन कांशीराम जितने एंटी ब्राह्मणिस्ट रहे या एंटी ब्राह्मणवादी रहे, उतना तो कोई नहीं रहा, लेकिन उनके तौर तरीके देख लिए। इसलिए हमें बेहतरीन मॉडल जो हमारे पास उपलब्ध है, टेक्निक उपलब्ध है, आप कुछ उसमें 4 दिन काम कर चुके हैं, इन्होंने कोई 10 दिन किया है, मैंने कोई 1 महीना किया है, इन्होंने कोई 5 साल किए है,
तो ये सारे तजुर्बों को इकट्ठा रखकर हम फिर दोबारा वो बीज बोकर आगे चलने की बात करें। मुझे लगता है यही रास्ता ठीक होगा। यही कहकर मैं यहाँ रुकना चाहूँगा और बाद में हाँ भैया एक मिनट, बाद में मुझे लगता है लंच का अगर इंतजाम है लंच तैयार है भैया? तो लंच करके फिर हम ओपन डिस्कशन फिर शुरू फिर बैठेंगे, फिर बैठेंगे। या लंच होने तो चालू रख सकते हैं, कोई दिक्कत बताइए क्या करना है? लंच करने के बाद दोबारा बैठना है? नहीं। यस, इंटरेक्शन तो करना पड़ेगा। ठीक। 1-2 घंटा बैठेंगे, कोई दिक्कत हाँ, नहीं। बैठेंगे। इसको जल्दी तो वीर सिंह ना कोई जल्दी। जल्दी तो नहीं है, सीख लेंगे। नहीं, 1-2 घंटा बैठना जरूरी है। नहीं, चलो 1 घंटा नहीं, 2 घंटे नहीं, चलो एक लंच के बाद थोड़ा सा लगा दो, लंच लगा। नहीं तो तब तक